आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। जो पुराने ओल्ड एसएससी जेई हो गया, बीएसएनएल हो गया, जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर स्टेट में जो भी एजेंसीज करवाती है एग्ज़ाम जेई इलेक्ट्रिकल के, उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का, देख लीजिए आप। हमारे पास आपको विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन, ये है, ठीक है। द जनरेटर हैज़ पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका रहेगा वो देखिए, सीरीज का या शंट का या कंपाउंड का या ओवर कंपाउंड का। तो आप जानते होंगे कि इसमें पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किस में रहता है। पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका रहेगा। ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछता है इसमें एक्चुअल में। तो ऋणात्मक तो जो ओवर कंपाउंड का रहता है, ठीक है। ओवर कंपाउंड का ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन रहता है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं जिसे हम, है ना। और उसमें पुरेस्ट वोल्टेज बोले तो हमारे पास ये वाला रहे, सीरीज का पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेफ्ट वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर। लेफ्ट वाइंडिंग सुटेबल रहते हैं, किसके लिए सुटेबल रहते हैं। लेफ्ट वाइंडिंग का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया है लो वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर में, या फिर हमारे पास ये है, क्या है, हाई वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर में लेफ्ट वाइंडिंग, या फिर हाई वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर हो गया, या फिर लो वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर हो गया। हमारे पास कौन सा रहेगा इसमें ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। देखिए, दो वाइंडिंग रहते हैं हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ उसमें कितने वाइंडिंग होते हैं। 2 वाइंडिंग्स रहते हैं हमारे पास। कितनी वाइंडिंग होती हैं, 2 वाइंडिंग्स होती हैं। आपको बता दूं मैं, 2 वाइंडिंग्स कौन कौन सी, लेफ्ट वाइंडिंग और वे वाइंडिंग रहते हैं हमारे पास। तो लेफ्ट वाइंडिंग किसके लिए यूज़ करते हैं हम। लेफ्ट वाइंडिंग का उपयोग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए उपयोग करते हैं। किसके, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है। इसके लिए करते हैं हम, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें जो पोल्स की संख्या रहती है, ए बराबर पी रहती है। और वेव वाइंडिंग रहती है, उसको किसके लिए यूज़ करते हैं हम, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए डीसी जनरेटर में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डीसी जनरेटर एडी करंट लॉस इज नथिंग बट। क्या है, डीसी जनरेटर में भंवर धारा हानि नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, क्या होता है, आयरन लॉस होता है, या फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, या फिर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस तो हम काउंटर नहीं करेंगे क्योंकि कॉपर लॉस इसमें नहीं आता है, ठीक है। और फ्रिक्शन लॉस किस में होता है, ये फ्रिक्शन लॉस होता है हमारा विंडेज लॉस, यानी कि फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, वायु घर्षण हानि, घर्षण के कारण जो हवा के कारण होता है वो, और ये वायु घर्षण के कारण रहता है। तो आयरन लॉस हमारा हो जाएगा। आयरन लॉस के अंदर क्या कौन कौन सा लॉस आता है हमारा, आयरन लॉस के अंदर आता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है। कौन कौन सा आता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है हमारा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डीसी जनरेटर हैज़ पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। ये अभी हमने देख लिया, रिपीटेड हो गया। ये वाला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का यूज़ किया जाता है। किसका उपयोग, डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है ये डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का उपयोग, भंवर धारा यानी क्षति को कम करने के लिए,
या रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए, फ्लक्स घनत्व के लिए उपयोग किया जाता है, या वोल्टेज परिवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। तो डमी कुंडली का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? रोटर या आर्मेचर के जो यांत्रिक असंतुलन रहता हो उसको सही करने के लिए हम करते हैं। किसके लिए? रोटर का यांत्रिक संतुलन के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा वेव वाइंडिंग के साथ उपयोग होता है, लैप वाइंडिंग के साथ नहीं उपयोग होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, इसे देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, जिससे यूपी आरवी ने एसएससी ने 2 बार पूछा इसका। आरआरबी गोरखपुर 2014 में, आरआरबी अजमेर 2014 में पूछा इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। क्या है इसमें? एक डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक का कार्य बदलता है। क्या करता है? द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज टू कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करने के लिए उपयोग आता है? ये हमारे पास क्या कन्वर्ट करने के लिए उपयोग होता है? देख लीजिए। यूनिडायरेक्शनल करंट टू डायरेक्ट करंट, क्या ये होता है? यूनिडायरेक्शन नहीं होता है। अल्टरनेटर करंट टू यूनिडायरेक्शनल करंट, हाँ ये हो सकता है। अल्टरनेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, ये भी हो सकता है हमारे पास। अल्टरनेटिंग करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, ये नहीं हमारे पास होगा। ठीक है, ये हमारे पास नहीं हो सकता। हमारे पास इसमें ये और ये वाला आंसर राइट हो सकता है। अब हमें इसको ध्यान से देखना। अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा से एक दिशा में धारा, या प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट दिशा में धारा। तो ये क्या रहता है? प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा में कन्वर्ट करेगा, ना कि डीसी में। पूरी तरह से डीसी उसमें नहीं रहता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। इसके एक वेव रहती है, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। ये इस प्रकार से वेव रहती है, ऐसी रहती है। तो ये क्या करेगा? ऐसा कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्ट करेगा। और ये किसका बना रहता है? कठोर क्रसित तांबे का बनाया रहता है, खंड के रूप में बनाए रहते हैं। अब ये 2 प्रकार है, डीसी मशीन में बोले या डीसी जनरेटर में बोले। अब मशीन में पूछा है हमारे को, तो हमने इस तरह से आंसर किया। डीसी जनरेटर में बोलता तो वो क्या रहता है? हमारा एक डीसी जनरेटर रहता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन डीसी मोटर रहता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर ले। अलग अलग तरह से काम कर रहा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखिए अभी। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट, क्या करता है? क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर रहता है, वो एक मशीन है जो किसको कन्वर्ट करेगी? विद्युत जनरेटर इस प्रकार की एक मशीन है, एक इस प्रकार जो कि रूपांतरित करते हैं, है ना। क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब जनरेटर हमारे पास, एक जनरेटर क्या रहता है? एक प्राइम मूवर से उसको घुमाएंगे, उसको सॉफ्ट को, और जो मैग्नेट के उसको जो कंडक्टर है वो कट करेगा फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग, और वो क्या करेगा? हमारा उस आर्मेचर में इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें क्या कर रहा है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है ये हमारा। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, तो ये हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 8वां क्वेश्चन। देख लीजिए हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है। इन ए डीसी जनरेटर ए डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है? डीसी जनरेटर में डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF किसके अकॉर्डिंग आता है? फेराडेस लॉ फर्स्ट ऑप्शन, बायो सर्वट नियम, ओम्स लॉ, किरचॉफ नियम। अब हम देख लेंगे किस में आता है ये। तो ये आता है हमारा फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग आता है। फेराडे के नियम एक
गतिशील प्रेरित ईएमएफ फेराडे का नियम के अनुसार प्रथम नियम रहता है, जो किसी परिपथ या कुंडली से संलग्न मतलब चुंबक को लिंक करता है तो उसमें क्या उसको कट करेगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास ऑप्शन बाद में देखते हैं, हम अगली स्लाइड में होगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज व्हेन लोड आर। प्रतिकारी कुंडलन का प्रयोग होता है जब भार क्या रहेगा, जब भार हमारे पास ऑप्शन देखते हैं हम, ये ऑप्शन हमारे पास उतार चढ़ाव होता है तो है ना, या फिर फंक्शन ऑफ द काइंड सभी प्रकार के उतार चढ़ाव में, या स्थिर में होता है, या हैवी फ्लैक्चुएशन होता है उस कंडीशन में, अधिक उतार चढ़ाव की कंडीशन में रहेगा। किस कंडीशन में रहेगा ये हमारे पास, तो जो भी हमारे पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिकारी वाइंडिंग, इसका उपयोग हम उस समय करते जब हेवी लोड रहता हमारा और वह उतार चढ़ाव उसका अधिक रहता है, तो हाई लार्ज फ्लैक्चुएशन की कंडीशन में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास 10वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अब इसको देखिए, द ब्रेक टेस्ट फॉर द डिटरमाइन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में इसको एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। हमारा आंसर देखिए आप इसमें, ये टेस्ट किस प्रकार का है, ये डायरेक्ट मेथड टेस्ट, या रिजनरेटिव टेस्ट, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या नॉन ऑफ दिस। फर्स्ट है इनडायरेक्ट, सेकंड है रिजनरेटिव टेस्ट, और थर्ड है ए डायरेक्ट मेथड, नॉन ऑफ दिस। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्रेक टेस्ट रहता है वो एक डायरेक्ट टेस्ट होता है। कैसा रहेगा ये, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टेस्ट, राइट, डायरेक्ट टेस्ट मेथड हो गया हमारे पास ये। ठीक है, ये टेस्ट, इसके द्वारा हम एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड ए लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड होता है। संपूर्ण भार पर दिष्ट धारा वाली बड़ी मशीनों के लिए दिक् परिवर्तक परिस्थिति की जांच खालिस्तान से हो सकती है। किससे हो सकती है, खालिस्तान से हो सकती है। फुल लोड टेस्ट किसके द्वारा हम करेंगे, फुल लोड टेस्ट या ब्रेक टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट, नॉन ऑफ दिस। इसमें क्या आएगा, दो प्रकार के मेनली टेस्ट होते हैं हमारे पास, और हॉपकिंसन टेस्ट रहता, फुल लोड टेस्ट रहता हमारा, और ये रहता है नो लोड टेस्ट रहेगा हमारा बी वाला। ठीक है, तो यहाँ हमें पूछा है फुल लोड टेस्ट के बारे में पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉपकिंसन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। एक सवाल है हमारे पास जिसमें हमें क्या दिया है, पी का दिया है मान, लेफ्ट बाउंड है, और डीसी जनरेटर फ्लो डिटेल, फ्लक्स दिया है हमारे पास पर वेबर पर पल, और स्पीड 900 आरपीएम दी है, आर्मेचर कंडक्टर 440 दिया है हमारे पास। ईएमएफ हमें डिटरमाइन करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ को फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला आता है ईएमएफ ज्ञात करने का। ईएमएफ बराबर होता है ए बराबर
फ्लक्स एन पी और जेड, ठीक है, और 60/A, ठीक है। इसमें हम मान रख लेंगे जो जो हमारे पास है उसे हम मान रख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में, ठीक है, हम मान रखते हैं अभी यहाँ से साइड से ऊपर। हम लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले A बराबर P होता है, यानी कि जितने पोल हैं उतने ही वो रहेगा। लेफ्ट वाइंडिंग में 4 पोल है तो हमारे पास A का मान भी 4 ही रहेगा, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा हमारा। 4 गुणित, 1 मिनट अच्छे से आने रहा है, 4 गुणित फ्लक्स का मान 0.07 गुणित कंडक्टर 440 गुणित आरपीएम हमारे पास कितना है, 900 आरपीएम हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास मान हो गया एक, नीचे 60 गुणित क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का मान रहेगा, ए का मान हमारे पास 4 है, ये 4 लिखेगा, 4 से 4 कट जाएगा हमारा, ये 0 से ये 0 कट गया है नहीं। अब इसको हटाएंगे तो हमारे 2 0 इधर नीचे आ जाएंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 से 3 से काटे अपन, 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 से इसको काट लेते अभी, 22 ये हो गया, ठीक है। 22 में 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब बचा हमारे पास 7, 7 का गुना इसमें कर लीजिए आप, अच्छा 36, 7 6 42, 42 का 2 और 4 हासिल, 7 6 42 और 4 46। अब हमारे पास क्या आ सकता है, 462, राइट, सी वाला आंसर आ गया, 462 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हमारा, ये होगा इसके अकॉर्डिंग। आप भी निकालिए एक बार, इसको आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर इन अ डीसी जनरेटर। क्या है, मैक्सिमम पावर डिलीवर करने की कंडीशन क्या रहेगी, अधिकतम पावर शक्ति को करने की। अब जनरेटर की बात हो रही, तो हमारे पास एक जनरेटर और मोटर होती है, दोनों के कंडीशन में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमें पूछता है। तो जो बैक ईएमएफ रहेगा हमारा, वो किसके बराबर हो सकता, टर्मिनल वोल्टेज के आधा हो जाएगा। कितना रहेगा, ये हमारा किस कंडीशन में, मोटर की कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और हमारा जनरेटर की कंडीशन में हम निकालें तो सप्लाई देंगे, क्या देंगे हम, पहले सप्लाई दिए हमने, बराबर ई बैक ईएमएफ होगा इसमें, उसका आधा होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा 50% इसकी इफ़िशियंसी रहेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी, ये क्या हमारा जनरेटर में रहेगा, जनरेटर में, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ए वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और मोटर की कंडीशन में पूछता, तो हमारा मोटर की कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिलीवर इन डीसी मोटर की कंडीशन, हाँ, उसमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मोटर की कंडीशन में इसमें दिया नहीं है, और मैं जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, इंटरपोल आर यूज इन, इंटरपोल का उपयोग क्यों करते हैं, सॉरी, इंटरपोल का उपयोग, इसके बारे में भी बता देता हूँ, जैसे मैं आप बोल दिया हूँ। तो इंटरपोल का उपयोग हम इसलिए करते हैं, जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन रहता है उसे कम करने के लिए करेंगे।
इंटरपोल का उपयोग हम किस किस में, लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग किस में करेंगे, या लेफ्ट वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग मशीन या वेव वाइंडिंग मशीन, या दोनों में करेंगे। तो आपको पता होगा इसको अच्छे तरह से आप जानते होंगे कि लेफ्ट वाइंडिंग का उपयोग हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, आप शायद अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, देख लेते हैं। इन ए डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्ट अस, कम्यूटेटर किसकी तरह काम करता है, कैसा काम करता है कम्यूटेटर, डीसी धारा, दृष्ट धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, कलेक्टर के रूप में, शॉर्ट सर्किट के रूप में, किसके रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं डीसी जनरेटर में, एक रेक्टिफायर के रूप में हो जाएगा ये, किसके रूप में, एक रेक्टिफायर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर के रूप में कर ले हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए आप इसका आंसर। इसमें दिया है द नंबर ऑफ कम्यूटेटर ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन, डीसी मशीन के प्रतिकारी कुंडली में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चालकों की संख्या होती है, खाली स्थान होते हैं, कितने रहती है, हमेशा प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से अधिक, इज ऑलवाइज मोर देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर फॉर पोल, इज ऑलवाइज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर फॉर पोल, मे बी लेस और मोर देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, डी है नॉन ऑफ दिस। कौन सा है हमारा राइट आंसर, इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी वाला ऑप्शन, इज ऑलवाइज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, आर्मेचर के जितने पर पोल में कंडक्टर उससे कम ही रहेगा, लेस देन रहेगा, कितना रहेगा, लेस देन रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये बी वाला आ गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17वां नंबर का आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आंसर इसको देखिए, इसका आंसर, इन ए डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड, किस तरह से कनेक्टेड रहती है जो कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग रहती है डीसी मशीन में, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इन ए सीरीज विथ द शंट वाइंडिंग पैरेलल टू द शंट वाइंडिंग, इन ए सीरीज विथ द आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलल टू द आर्मेचर वाइंडिंग, कैसी रहती है हमारे पास, देख लीजिए आप किस प्रकार से हमारे पास इसका उपयोग होता है, हमारा सीरीज के रूप में होता है, लेकिन वो शंट के साथ या आर्मेचर के साथ कनेक्ट होती है, ये हमारी होती है शंट आर्मेचर के साथ में कनेक्ट रहती है, किसमें, आर्मेचर के साथ में। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ रहती है हमारी कम्यूटेटिंग वाइंडिंग होती है, उसे जोड़ा जाता है। क्यों, जो आर्मेचर एक्शन होता है उसे कम करने के लिए, जो आर्मेचर एक्शन आर्मेचर में जो उत्पन्न हो जाएगा वो उसके ऑपोजिट में जाएगा, तो उसे कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारा जो आर्मेचर एक्शन कम हो जाएगा उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी देखिए, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एट इन द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर विल, क्या है, डीसी शंट जनरेटर विल, डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगाने से खाली स्थान होगा, किसमें, क्षेत्र में, फील्ड में लगाने से क्या होगा, मोटर की गति में वृद्धि हो जाएगी, क्या है, जनरेटर की गति में बोल रहा हूँ, सॉरी मोटर बोल रहा मैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द जनरेटर, इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटर, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटर, इंक्रीज द पावर ऑफ डिलीवर, क्या हो जाएगा इसमें, हमारे पास देख लीजिए, इसमें एक फार्मूला है उसे बताता मैं आपको, शंट धारा है, ये समानुपाती रहती है शंट फ्लक्स के समानुपाती, इसके समानुपाती में होता है हमारा बैक ईएमएफ रहेगा,
और बैक ईएमएफ समानुपाती वोल्टेज हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन होती है। यदि हम फ्लक्स का कम करेंगे डीसी जनरेटर में, मान लीजिए हम फ्लक्स को कम करें, किसको करें? फ्लक्स को। फ्लक्स को यदि हम कम करते हैं, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये समानुपाती क्या रहता है? वोल्टेज के। तो हमारा वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ठीक है। मोटर की कंडीशन में क्या रहेगा? मोटर की कंडीशन में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, मोटर की कंडीशन में बैक ईएमएफ समानुपाती एन फाई रहता है, बैक ईएमएफ है नहीं, ये वाला सूत्र। जैसे फाई जेड और पी होता है, बटे में क्या रहता है? 60/A होता है। तो अब हमारी ये चीज़ें क्या है? कांस्टेंट चीज़ें हो गई। ये जेड और पी क्या, एक बार हम मोटर को डिजाइन कर देंगे, जनरेटर को डिजाइन कर देंगे, उसको क्या चेंज कर सकते? नहीं कर सकते हम चेंज। ओके, तो हमारे पास ये वेरिएबल चीज़ें हो गई। यदि हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, राइट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। देखिए, डीसी शंट जनरेटर हैज डीसी पार्श्वपथ जनित्र में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन स्लाइडली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व रहता है इसका, या उल्लेखनीय बढ़ते लक्षण, या स्थिर वोल्टता लक्षण वाला, या उल्लेखनीय घटने वाला। एप्रिसिबल फेलिंग कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारे पास? हमारे पास इसका रहता है स्लाइडली, थोड़ा सा झुका हुआ, इस प्रकार रहे, कैसा ये रहेगा, तो थोड़ा सा ऐसा झुका। ये किसके कारण झुक जाएगा इतना? ये हमारा आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ओके, आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो जाएगा ये इस प्रकार से हमारा कम हो जाएगा। तो इसका अब याद रखिए, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब हमारे पास 20वां आंसर आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज फॉर कैरेक्टरिस्टिक बैटरीज? बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज फॉर चार्जिंग बैटरीज? ओके, चार्जिंग के लिए कंपाउंड का, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, टच जनरेटर। टच तो होता नहीं है, इसको तो हम पहले कर दें। सीरीज जनरेटर का उपयोग नहीं करते हम, कंपाउंड का उपयोग भी नहीं करते हम, इसमें शंट का बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, शंट का उपयोग करेंगे हम बैटरी चार्जिंग के लिए। 20वां आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 21 का, द ईएमएफ ऑफ ए डीसी जनरेटर डिपेंडेंट्स ऑन, डीसी जनित्र का ईएमएफ किसके ऊपर निर्भर करता है? डीसी जनरेटर का ईएमएफ स्पीड के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या इसके ऊपर? तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग रहे, किसके ऊपर? फ्लक्स और स्पीड के ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में केवल ये दिया है स्पीड। ठीक है, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डीसी जनरेटर, एक डीसी जनित्र का वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि कौन सी रहेगी? देखो, डीसी जनरेटर में वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे हम, एक बार मैं आपको बताते ही, बी होता है समानुपाती फ्लक्स और एन हो गया हमारे पास। ठीक है, यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो और फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है? वायु अंतराल घनत्व को कम करके डिक्रीज द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन। हाँ, ये सकता, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड कम करके इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्मेचर लेंथ को बढ़ाएंगे तो नहीं होगा। अब हमारे पास आ गया स्पीड के द्वारा, ठीक है, या फ्लक्स आता तो फ्लक्स के द्वारा।
तो हमारा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ एन आर्मेचर ऑफ ए DC जनरेटर व्हेन आर्मेचर रोटेशन इन। DC जनित्र के आर्मेचर के कुंडलन में EMF प्रेरित होता है जब आर्मेचर में घूर्णन करता है। किस में करेगा, आर्मेचर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, किस में करेगा ये हमारा करेगा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कंडक्टर गति करता है या उसे काटता है तो वो क्या हो जाता है, उस कंडक्टर के अंदर EMF उत्पन्न हो जाता है, EMF उत्पन्न हो जाता है। और वह EMF किस नियम के, फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, DC जनरेटर कैन बी टर्मेट अस। DC जनरेटर को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में भी पूछा है, ये 2 बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन हमारे पास रोटेशन एम्पलीफायर, प्राइम मूवर, पावर पंप या नॉन ऑफ दीज। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, DC जनरेटर को हम बोलते हैं रोटेशनल एम्पलीफायर, घूर्णन प्रवर्धक भी कहते हैं, हम घूर्णन प्रवर्धक भी कहेंगे। और इसके एक ये भी अंतर रहता है इसमें, जिस प्रकार के प्रवर्धक इनपुट को बढ़ाता है उसी प्रकार से DC जनरेटर भी वोल्टेज को बढ़ाता है। दोनों में अंतर यह है कि DC जनरेटर की गति करता है और प्रवर्धक क्या है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए हमें रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। DC जनरेटर डायनेमिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 25 वाला क्वेश्चन आ गया है। द पार्ट ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच द एक्टिव पार्ट इन EMF जनरेशन आर। EMF निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं, कौन से हिस्से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, देख लीजिए। द coil site inside the slot, the our प्रबलन क्या है, प्रबलन और द बर्थ ऑफ द साइड इनसाइड ऑफ द और बीटा कुंडली, ये वाला नहीं। इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा EMF। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे। और अब हम करेंगे आगे एक और वीडियो में इससे 25 से आगे हम करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं यूथ कंपटीशन का मशीन के बुक को हल करवा रहा हूँ और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आगे वाले भी अब मैं डालता हूँ और उनको भी मैं रिकॉर्डेड करूँगा, बहुत जल्दी डाल दूँगा। तो अब देखते हैं। तो ये एक आपका आसान तरीका है जिसके द्वारा आप कहीं पे भी सुन सकते हैं उसको और देख सकते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं विथ सॉल्यूशन उसको करवा रहा हूँ। यदि आपको कोई इस बुक में समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो वो भी आप मेरे साथ साथ में हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।